Hello everyone. So today we will start with biology class 12 chapter number 15 biodiversity and its conservation, and we'll start in this chapter with the topic biodiversity conservation. ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था. आई विश कि आप सबको समझ आ रहा होगा द वे हम मेकिंग यू अंडरस्टैंड. शायद समझ आ रहा हो. होपिंग कि अच्छे से समझ आए और आप लोग अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए. आई ओनली वांट दैट. व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? हमें बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन की ज़रूरत क्या है? तो इसका आंसर ना अलग अलग लोगों ने दिया. अब वो आंसर क्या दिया वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, अलग अलग लोगों का क्या कहना था, किसने किस वे में आंसर किया, वो एक बार हम लोग देख लेंगे. ठीक है. सो देयर आर मैनी रीजंस. Some are obvious and others do not so obvious. कुछ reasons तो obvious और कुछ obvious नहीं है. But all are equally important. लेकिन सभी के सभी reasons important हैं, बराबर तरीके से important है. They can be grouped into 3 categories. और अब ये जो reasons है वो कैसे categorize किए गए? एक तो narrowly utilitarian, यानी कि जो छोटी सोच वाले लोग. नैरो मतलब जिनकी रेंज, जिनका जो सोचने का जो माइंडसेट जो है वो सिर्फ एक कम दायरे में वर्क करता है, एक नैरो रेंज में वर्क करता है. एक ब्रॉडली यूटिलिटेरियन जो कि लार्ज एरिया को कवर करते हैं, लार्जली थिंक करते हैं, लार्जली सोचते हैं. और एक है एथिकल जो कि उस इशू को किस तरीके से सोच रहे हैं, एक अटैच करके, एक फीलिंग की तरह खुद से अटैच करके फिर उसे सोच रहे हैं. एथिकल मतलब एथिकल इश्यूज मतलब उसको एक एक आस्था, एस्थेटिक आस्था के रूप में सोच रहे हैं उसको, है ना, मन में एक उसकी एक आस्था बना के. अब देखते हैं कि इन जो 3 कैटेगरीज में मैंने इनको डिवाइड किया है कंजर्वेशन को बायोडाइवर्सिटी के, तो इनका अलग अलग जो दायरा है सोचने का, है ना, वो कैसे वर्क करता है. तो सबसे पहले नैरोली यूटिलिटेरियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नैरोली यूटिलिटेरियन ने क्या कहा. नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस. ये ऑब्वियस है, सीधी सी है. ह्यूमन ड्राइव काउंटलेस, है ना. तो ह्यूमन जो है वो काउंटलेस, यानी कि हम गिन भी नहीं सकते, इतने बेनिफिट्स मिलते हैं ह्यूमंस को इस बायोडाइवर्सिटी से, इस रिच बायोडाइवर्सिटी से, है ना. वी कांट इवन काउंट देम. द काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हमको मिल रहे हैं इस नेचर से, वो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है? फूड. सबसे पहला बेनिफिट फूड. cereals, pulses, फ्रूट्स. फायरवुड्स, जलाने के लिए लकड़ी यानी कि ईंधन, फ्यूल, राइट. नेक्स्ट इज फाइबर, कपड़ा, है ना. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट मटेरियल, बजरी, ये जो भी है सब नेचर से मिल रहा है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि टेनिन्स, प्लांट से जो हमको मिलता है, लेटेक्स, ल्यूब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन्स, ये कहाँ से मिल रहे हैं हमको? ये सब प्लांट से मिल रहा है. परफ्यूम्स, है ना, ये सब हम कहाँ से ले पा रहे हैं? प्लांट्स वगैरह से, नेचर से ले पा रहे हैं. एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल पर्पसेस, और न जाने कितनी मेडिसिन सब कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए? नेचर से, है ना. सो मोर देन 25,000, सो 25% ऑफ ड्रग्स आर करेंटली सोल्ड इन मार्केट वर्ल्ड वाइड. पूरे संसार में जो 25% से ज़्यादा ड्रग्स जो कि मार्केट में बेचे जा रहे हैं फ्रॉम दैट ड्राइव फ्रॉम प्लांट्स. एंड 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू देम. और उन कितने स्पीशीज प्लांट्स की उस ड्रग्स के कार्य में लगी हुई हैं, उसको बनाने में कितने स्पीशीज प्लांट्स की लगी? 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, है ना. दैट कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय नेटिव पीपल, जो कि लोग, गांव के आसपास के लोग जो कि जैसे धतूरा बांध लेते हैं, ये कोई फुंसी वगैरह ऐसा हो जाता है ना, तो ऐसे धतूरे के पत्ते बांधने से सही हो जाता है. तो ऐसी नेटिव ट्रेडिशनल मेडिसिन जो चली आ रही है ना सालों से, जिससे कि हम लोग ठीक हो जाते हैं. तो देसी नुस्खे तो 25,000 से ज़्यादा पेड़ तो उन्हीं में लगे हुए हैं. ड्रग्स बनाने में न जाने कितने पेड़ों का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है. तो ये सब, है ना. तो derived from plants and 25,000 species of plants contribute to traditional medicine. ट्रेडिशनल फॉक सिस्टम जो चल रहा है मेडिसिन का, पुराने टाइप से चला आ रहा है.
Nobody knows how many more medicinal useful plants are there to be there are in tropical rainforest, और किसी किसी को कोई आइडिया भी नहीं कितने मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अभी भी वेट कर रहे हैं एक्सप्लोर होने का, डिस्कवर होने का, उनका नेमिंग अभी भी होना बाकी है। इतने प्लांट्स तो किसी को नहीं पता होगा कि वहाँ पे कितने ट्रॉपिकल प्लांट्स अभी भी ट्रॉपिकल रीजन में रेन फॉरेस्ट में इतने प्लांट्स बचे हुए हैं, वो भी मेडिसिनल बेनिफिट्स के। सो कितनी स्पीशीज अभी भी डिस्कवर होने बाकी है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो किसी को पता भी नहीं है। विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू द बायो प्रोस्पेक्टिंग एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, है ना। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है। तो विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग nations endowed with rich biodiversity can expect to reap enormous benefits। तो ये जो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है इससे हम लोग और भी ज़्यादा बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब काउंटलेस, काउंटलेस लार्ज नंबर में हम लोग इसके बेनिफिट्स नेचर से, हमारी बायोडाइवर्सिटी से हमको इतने बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर हम उसको एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग बेसिस पे। डाइवर्सिटी की स्पीशीज लेवल पे देखें, प्रोडक्ट्स जो उससे मिल रहे हैं, या फिर उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो इनसे इतने बेनिफिट्स मिल सकते हैं हमको। नेक्स्ट इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स क्या कहती हैं, ये स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन कि biodiversity plays an important role in major role, है ना, plays a major role in many ecosystem services। हमको बहुत सारी ecosystem services provide करती है biodiversity, है ना। that nature provides, the fast dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis, है ना। तो ये जो फॉरेस्ट है, फोटोसिंथेसिस एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर पर 20%, टोटल ऑक्सीजन का 20% जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर पर जो प्रेजेंट है, 20% ऑक्सीजन, है ना। टोटल ऑक्सीजन का जो 20% है वो ये फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। सो कैन वी पुट द इकोनॉमिक वैल्यू, कैन वी पुट द इकोनॉमिक टैग टू दिस? नहीं। You can get some idea of finding out how much your neighborhood hospitals spend on a cylinder of oxygen। आपके आसपास में जो हॉस्पिटल्स हैं उनको कितना रुपए देना पड़ता है एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए, या फिर जो पेशेंट्स जिनको जिनके ऊपर यूज करना होता है सिलेंडर ऑक्सीजन का ड्यूरिंग ऑपरेशन, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो अच्छी बनी रहे, रेगुलर बनी रहे, इस वजह से आपको पता है पेशेंट्स को कितना पे करना पड़ता है उसका एक सिलेंडर का। और कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा भी कि किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मांग थी, कितनी डिमांड में थे ये। तो हम लोग खुद अपनी आंखों के सामने देख पा रहे थे कि हम लोग कितने एक सांस नहीं आएगी। पता है आपको ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ के लिए, साफ साफ देखने को मिला कोविड के टाइम। तो वो एक छोटा सा व्यू था, एक हल्की सी झलक थी आप लोगों को बताने के लिए कि ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस कितनी है, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस कितनी है हमारे लिए। सो दैट्स द रीजन, इसलिए बोला जा रहा है कि नेचर से ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, अदरवाइज नेचर विल शो यू द ट्रू कलर्स। ठीक है। सो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन विदाउट विच द प्लांट्स कैन नॉट गिव अस फ्रूट्स एंड सीड्स। हमको प्लांट्स जो है फ्रूट्स नहीं देंगे, सीड्स नहीं देंगे। तो ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स है जो कि बड़े दायरे पे सोच रही है कि हमको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें वही नहीं मिल पाएंगी। इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर लेयर, बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, अगर यही नहीं होंगे तो फिर पॉलिनेशन कैसे पॉसिबल हो पाएगा, सीड्स कैसे मिल पाएंगे, नए नए प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे, नए नए फ्रूट्स कैसे खा पाएंगे हम। समझ रहे हैं हम इस बात को। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अकम्प्लिशिंग पॉलिनेशन, कितनी महंगी हो जाएगी पॉलिनेशन करवाना विदाउट द हेल्प फ्रॉम ए नेचुरल पॉलिनेटर्स। अगर नेचुरल पॉलिनेटर्स नहीं होंगे, जैसे कि नेचुरल अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो कितनी महंगी पड़ेगी एक ऑक्सीजन। कोई जो बनाएगा ना वही राजा होगा फिर तो, जिसको आता होगा ऑक्सीजन का बनाना प्रोसेस, है ना, वही राजा बन जाएंगे, वो अपने हिसाब से चलाएंगे हमको। तो हम लोग कितने पपेट्स बन के रह जाएंगे, यू नो। दूसरा पॉलिनेशन की प्रोसेस कितनी महंगी पड़ेगी हमको अगर पॉलिनेटर्स ही नहीं हुए तो। नेचुरल जो है बीज वगैरह भी तो हमें सब फ्री का लग रहा है। द अदर इंटेंजिबल बेनिफिट्स जिनको हम टच भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हमारे, दैट वी डिराइव फ्रॉम द नेचर। द एस्थेटिक प्लेजर, जिन बेनिफिट्स को हम टच नहीं कर सकते, दैट इज द एस्थेटिक प्लेजर, खुशबू,
एक ऐसा एनवायरनमेंट, ये जो प्लांट्स, पेड़ पौधे, एक खुशबू का माहौल, खुशनुमा माहौल जो क्रिएट करते हैं थ्रू थिक वुड्स, वॉचिंग, जिनको हम और ये जो जैसे चंदन के जो बागान होता है, आप उनके आसपास से गुजरना, इतनी भीनी और इतनी प्लीजेंट स्मेल आएगी ना, मतलब बहुत अच्छा मूड हो जाएगा। तो ये एस्थेटिक प्लेजर को हम टच नहीं कर सकते, हमारे जो इमोशंस को चेंज कर दे, है ना। नेक्स्ट इज वॉचिंग द स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम, जब कितने खूबसूरत लगते हैं जब वो एक फुल ब्लूम पे होते हैं फ्लावर्स, अच्छे से पूरे खिले हुए फ्लावर्स, स्प्रिंग सीजन में जो फ्लावर्स देखते हैं हम लोग, ब्लूमिंग फ्लावर्स। वेकिंग अप टू द बुलबुल सॉन्ग, बुलबुल के गाने से जागना, है ना। सुबह सुबह जागे हो, बुलबुल गाना गा रही है, क्या भी नहीं बना, कितना अच्छा साउंड होता है वो, कानों को एकदम मधुर आवाज, स्वीट साउंड इन द मॉर्निंग। कैन वी पुट द प्राइस टैग्स ऑन सच थिंग्स, क्या हम इनके ऊपर ही प्राइस टैग्स लगा सकते हैं। हम लोगों को कितना अच्छा लगता है ना घूमना, क्यों, वादियों में घूमना, कश्मीर की वादियों में इतना खूबसूरत नज़ारा देखना कितना अच्छा लगता है, अपनी आंखें कितनी कितनी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हमारा मन तृप्त हो जाता है, आहा क्या क्या नज़ारा है, क्या व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन है। तो ये सब कब नहीं मिलेगा, जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी लॉसेस होते रहेंगे तो फिर ये वादियाँ वो सब खत्म हो जाएंगी। तो फिर हम लोग रह पाएंगे ऐसे माहौल में, ऐसे एनवायरनमेंट में रह पाएंगे जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, एकदम रूखा सूखा सब जंगल जैसा, एंड हर चीज़ के लिए हमें पे करना पड़ेगा। तो नेचर हमको जो जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है वो कॉस्टलेस, है ना, उनकी वैल्यू करना सीखिए आप, जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज एथिकल आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग, ethical arguments for conserving biodiversity relates to what we owe to millions of plants, है ना, कि हमने इन प्लांट्स के लिए क्या किया है, ये मिलियंस ऑफ प्लांट्स जो हैं इनके लिए हमने क्या किया है भाई, कभी हमने सोचा है। ये एथिकल आर्ग्यूमेंट सब क्या कहती है कि बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी ओ टू, हम इनको क्या देते हैं, एंड माइक्रोब स्पीशीज विद whom we share the earth, इन ऑर्गेनिजम्स के साथ जिनके साथ हम हमारी अर्थ शेयर करते हैं, उनको हम लोगों ने क्या दिया है, ये प्लेनेट अर्थ जो हम लोग शेयर कर रहे हैं इतने ऑर्गेनिजम्स के साथ। Philosophically and spiritually we need to realize that every species has an intrinsic value, हर एक स्पीशीज की उतनी कदर है, हमें हर एक स्पीशीज की उतना रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें हर एक किसी को अपने इक्वालिटी में रखना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि स्पीशीज को कम आका जाए, ठीक है, हर एक स्पीशीज को उतनी इज्जत देनी चाहिए। एंड स्पिरिचुअली we need to realize that every species has its intrinsic value, हर किसी की अपनी एक वैल्यू है, हर किसी का अपना एक इम्पोर्टेंस है, even it may not be of current or any economic value to us, हमारे लिए चाहे वो यूजफुल है चाहे नहीं है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें उस स्पीशीज को खत्म कर देना है, लुप्त कर देना है, फिर उसे कोई हक नहीं हमारे साथ शेयर करने की इस प्लेनेट पर, क्योंकि ये अर्थ जो प्लेनेट है ये सबका है, ठीक है। यू आर नॉट द लॉर्ड ऑफ दिस अर्थ, ठीक है, आप ही इसको, ऐसा नहीं है कि आप इसके मालिक है, नहीं, आप लोग इसके मालिक, यू हैव टू पे इट एज इट वाज दैट, आपको इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जैसे आपको मिली थी वैसे आपको सौगात आगे आने वाली जनरेशन को देनी है। तो इसीलिए एक एटलीस्ट यही सोच लीजिए कि अपने आने वाली जनरेशन को एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, वरना वो क्या सोचेंगे, हाउ सेल्फिश वी आर। सो वी, और जैसा हम बिहेव करेंगे वैसे आने वाली जनरेशन बिहेव करेंगी, वो जैसा फिर वो ऐसा बिहेव करने लगेगी, सोचिए फिर कितनी जल्दी से खत्म हो जाएगा सब। सो वी हैव द मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग एंड फॉर जो हमारे साथ जो रह रही है स्पीशीज के वेलबींग के लिए, एंड पास ऑन द बायोलॉजिकल लीगेसी, इस सौगात को, इस बायोलॉजिकल लीगेसी को इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन को, हम एक इस अर्थ को, मदर अर्थ को इतनी ही खूबसूरती जो इसके पास, जिसका जो खजाना है, उसको उसी तरीके से इस ट्रेजर को एज इट इज हमको आने वाली जनरेशन को देना है, इसमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए बल्कि कुछ बढ़ा के देना है, समझ रहे हैं। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, अब हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करते हैं। सो व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड, हर लेवल में बायोडाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब भी हम कंजर्व करने की, प्रोटेक्शन करने की बात करते हैं इकोसिस्टम को, तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी को सेव कर रहे होते हैं हर लेवल पे। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर, हम लोग टाइगर को सेव करने के लिए पूरे पूरे फॉरेस्ट की रक्षा करते हैं।
दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सिटू, यानी कि ऑन साइट, जिस जगह पे वो ऑर्गेनिज्म है वहीं पे उसको कंजर्व करना, वहीं पे उसको सेव करना, प्रोटेक्ट करना, इसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। एक होता है एक्स सिटू, यानी कि उसको एक अलग एनवायरमेंट, प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में लाके वहाँ पे सेव करना, उसको सेव गार्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करना। और एक जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ पे उसका घर है, जहाँ पे उसका नेचुरल हैबिटेट है, वहीं पे उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो टाइगर को सेव करने के लिए हम लोग पूरे जंगल को सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। However, when there are situations when animal or plant is endangered, जब वो खतरे में है, ठीक है, threatened organisms are facing the risk of extinction, high risk of extinction जब वो face कर रहे होते हैं, and needs the urgent measures, उनको तुरंत एक urgent जरूरत है ना, to save it from extinction, so exit यानी कि off site, उस साइट से बाहर लाके उसको कंजर्व किया जाता है। There is a desirable अप्रोच, तो उस टाइम वो डिमांडेड है। सो अब तक हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन में तो उस ऑर्गेनिज्म को वहीं पे जहाँ पे वो था उसी साइट पे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और एक्स सिटू में उसको एक ऑफ साइट यानी कि एक दूसरी जगह लाके एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जब वो हाई रिस्क पे होता है एक्सटिंक्शन के, है ना, थ्रेटेंड होता है। समझ आ रही? नेक्स्ट इज इन सिटू कंजर्वेशन। सो फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all the biological wealth. बहुत से जो नेशंस हैं, क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट फेस करते हैं बिटवीन द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन के बीच, तो बहुत से नेशंस ये इसको अजीब समझते हैं कि पूरी बायोलॉजिकल वेल्थ को कंजर्व करना उनको ये ठीक नहीं लगता, फीजिबल नहीं लगता। सो इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन far exceeds far exceeds the conservation resources available। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए कन्फ्लिक्ट आ गया, एक तो डेवलपमेंट का और एक कंजर्वेशन का, डेवलपमेंट भी होने देना है स्पीशीज का और उनको कंजर्व भी करना है, तो बहुत से नेशन इसको रियलिस्टिक मतलब उनको असल सा नहीं लगता, ये सब रियल नहीं लगता, एंड इकोनॉमिकली फाइंड्स इट अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल, मतलब उनको ज़्यादा मनी खर्च करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उनकी गिर जाएगी अगर उन लोगों ने उस बायोलॉजिकल वेल्थ को कंजर्व करने के लिए अपने नेशन में ऐसे सेफ गार्ड्स करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च किया, तो वो उसको सही नहीं समझते। इनवेरिएबली यानी कि विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फार एक्सीड्स द कंजर्वेशन। फिर अब ऐसा करते हैं तो फिर नंबर ऑफ स्पीशीज जिनको हमें बचाना है वो बढ़ जाती है ना, resources on a global basis. This is the problem that has been addressed by eminent conservationists. बहुत से लोग कंजर्वेशनिस्ट ने ये बताया है कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं। सो दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन, उन्होंने मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन हो इसके लिए पहचान किया सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो उन्होंने देखा कि आखिर हम कैसे बचाएं, पूरा नेशन तो हम प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, तो फिर हम लोग ऐसी कौन सी जगह को प्रोटेक्ट करें जिससे कि स्पीशीज बच जाए। सो दे फाइंड आउट द फॉर द मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे फाउंड आउट सम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन का मतलब क्या होता है, वे रीजन्स विद द हाई लेवल्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस, जिन रीजन्स में स्पीशीज रिचनेस सबसे ज़्यादा होती है, एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, यानी कि जहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा होगी, एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म मतलब वो स्पीशीज सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर रीजन में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। इसका मतलब समझ आ रहा है? उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक हो जाएगा, क्रिएट एक कन्फ्लिक्ट सा हो जाएगा, बहुत बड़ी एक अजीब सा, है ना, एक माहौल अजीब हो जाएगा, हम लोग पूरे नेशन को नहीं कर सकते प्रोटेक्ट, सॉरी वी कांट। ठीक है, आप वो मत करिए। तो इसके लिए उन्होंने एक तोड़ निकाला, इसका एक सॉल्यूशन क्या निकाला कि भाई क्यों ना हम एक ऐसा एरिया सर्च करें जिसको हम लोग बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी कि जहाँ पे स्पीशीज की रिचनेस सबसे ज़्यादा होगी और एंडेमिज्म, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म का मतलब वो स्पीशीज उसी एरिया में कन्फाइंड होगी, उसके अलावा और कहीं नहीं होगी, उस एरिया में सबसे ज़्यादा नंबर में मिलेगी वो स्पीशीज। समझ रहे हैं आप? तो species are confined there in that region and not found anywhere else. Initially 25 biodiversity hotspot were identified. सबसे पहले तो 25 ऐसे हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए, बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर वर एडेड, फिर 9 और ऐड कर दिए गए उसी लिस्ट में, ब्रिंगिंग दैट द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हो गए थे फिर 34। स्टार्टिंग में कितने थे 25, उसके बाद टोटल कितने हुए
34 वर्ल्ड में याद रखना, वर्ल्ड में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। These biodiversity hotspots are also the region of accelerated habitat loss. So these biodiversity hotspots are regions of accelerated habitat loss. Three of these hotspots are Western Ghats in Sri Lanka, Indo-Burma दूसरा, और तीसरा है Himalayan. These cover the exceptionally high biodiversity regions. Although all the biodiversity hotspots put together cover less than 2%, जब हम इनको एक साथ देखें इनका लैंड एरिया, तो ये लेस देन 2% कवर करते हैं अर्थ के लैंड एरिया का। So the number of species they collectively harbor is extremely high. और ये species अगर हम इनकी देखें तो वो बहुत ज़्यादा हाई दिखती है, जो हार्बर करते हैं, जो species यहाँ पे मिलती है, नंबर ऑफ स्पीशीज जब काउंट्स देखते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है। So strict protection of these habitats could reduce the ongoing mass extinction। और अगर इन habitats को हम लोग strictly protect करते हैं तो फिलहाल जो 6th mass extinction चल रहा है वो ऑलमोस्ट 30% से रिड्यूस हो सकता है ना, इतना कम किया जा सकता है उस एक्सटिंक्शन को। सो इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड। इंडिया में जो इकोलॉजिकली यूनिक हैं और बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स हैं उनको लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है। एक लॉ बनाया गया है आज बायोस्फीयर रिजर्व, उनको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रोटेक्ट किया जाता है, नेशनल पार्क्स की फॉर्म में प्रोटेक्ट किया जाता है और सेंचुरीज की प्रोटेक्ट फॉर्म में। तो इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ये डेटा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 90 नेशनल पार्क्स, क्वेश्चन पक्के से पक्का आएगा यहाँ से उठ के, गारंटी। 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अगर इस पोर्शन से कोई क्वेश्चन उठना होगा तो ज़रूरी यही तो, ये तो उठ ही उठेगा कि कितने नेशनल पार्क्स, कितने बायोस्फीयर रिजर्व और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सो इंडिया हैज़ ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन। तो इंडिया में एक हिस्ट्री है कि यहाँ पर रिलीजन को, धर्म को जोड़ लिया गया है, एंड कल्चर का ट्रेडिशन यानी कि कल्चरल ट्रेडिशन है ना, दैट एम्फोसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। तो हम इनके किसी किसी धर्म में, किसी किसी कल्चर में ऐसा है कि उन्होंने इसको प्रोटेक्शन को, नेचर की प्रोटेक्शन को धर्म से जोड़ दिया है, कल्चर से जोड़ दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम हमारे धर्म को ज़रूर निभाएंगे, है ना, और उस वजह से हमारा नेचर प्रोटेक्ट हो रहा है। तो एक हमारा धर्म बच रहा है, हम लोग एक धर्म के पक्के इंसान बन पा रहे हैं, और दूसरा हम हमारे नेचर को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट की जो चोटियाँ होती है, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, वर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज, वहाँ के जो ट्री है उनकी पूजा की जाती है, द वाइल्ड लाइफ, जहाँ के जो जीव हैं, वर वेनरेटेड एंड गिव टोटल प्रोटेक्शन, उनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, वर्शिपिंग होती है। सब सेक्रेड ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप को, ऐसे लोगों के ग्रुप को, है ना, इन ग्रुप्स को, ये कहाँ मिलते हैं सेक्रेड ग्रुप्स? खासी एंड चांतिया हिल्स इन मेघालय। ये याद रखना कहाँ कहाँ मिलते हैं सेक्रेड ग्रुप्स, मतलब ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट को सेव करने वाले पीपल। तो ऐसे ग्रुप्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? खासी एंड चांतिया हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान में, एंड वेस्टर्न घाट्स रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा, है ना, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट रीजन्स, एंड सरगुजा चंदा बस्तर रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये सब वो सेक्रेड ग्रुव्स हैं, एकदम सारा फैक्चुअल चीज़ है, सब याद होनी चाहिए। इन मेघालय द सेक्रेड ग्रुव्स आर द लास्ट रिफ्यूजी फॉर अ टोटल large number of rare threatened plants. Sacred groves are the last refuges for large number of rare and threatened plants. So इन लोगों ने इस तरीके से इन प्लांट्स को सेव करके रखा जो कि थ्रेट पे थे, है ना, रेयर प्लांट्स। एक्स2 कंजर्वेशन इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स रिस्क पे रहते हैं एक्सटिंक्शन के, उनको बाहर लाया जाता है नेचुरल हैबिटेट से, एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग, एक स्पेशल सेटिंग में रखा जाता है उनको, इन प्लांट्स को, उन एनिमल्स को, है ना, एंड वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड, वहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, उनकी सेफ्टी की जाती है, उनको स्पेशल केयर दी जाती है, उन प्लांट्स को, उन एनिमल्स को। जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन्स, कौन कौन आता है एक्सिटी कंजर्वेशन में? जूलॉजिकल पार्क, जू, जो कि एक इकोनॉमी के वे से भी काफ़ी अच्छा साधन बना हुआ है, इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है हमारे एरिया को। दूसरा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे देखने आते हैं, साथ ही में वो वहाँ के जो स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़, वो प्रोटेक्ट हो रही है, प्लांट स्पीशीज़। बोटेनिकल गार्डन, जहाँ पे प्लांट के स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क सर्व फॉर दिस पर्पज़, और जो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हैं वहाँ पे भी इसी तरीके से इनको प्रोटेक्शन दी जाती है, ऑर्गेनिजम्स को, species को। So there are many animals that have become extinct in the world in wide but continue to be maintained in zoological parks। बहुत से ऐसे species है जो कि
लार्ज रेंज में नॉर्मली देखा जाए तो उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन वो जूलॉजिकल पार्क्स में अब भी देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अलग से ले आके आके प्रोटेक्ट कर लिया गया था, इसलिए वो बच गए। ठीक है, सो इन रिसेंट ईयर्स ex situ conservation has advanced beyond keeping the threatened species in enclosure। तो recent years में ये इतना advance हो चुका है ex situ conservation, ये threatened species को बचाने के साथ साथ, है ना, उनको एडवांस में हम उनको बचा रहे हैं। जो स्पीशीज थ्रेटन यानी कि रिस्क पे थी ना इसके एक्सटिंक्शन के, उनको हम एडवांस में, हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं इसमें, एडवांस में बचा रहे हैं उनको। ex situ conservation इतना बढ़ चुका है, इतना आगे निकल चुका है। नाउ द गैमेट्स इज ऑफ थ्रेटन स्पीशीज, जिन स्पीशीज के रिस्क है कि हाँ भाई वो खत्म हो जाएंगी, जिनकी प्रजातियां, उनके गैमेट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनको प्रिजर्व किया जाता है इन अ वायबल कंडीशन, फर्टाइल कंडीशन में फॉर द लॉन्ग पीरियड, ताकि हम उनको रख सकें। और बाद में जब हम यूजिंग द क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में क्या किया जाता है, एग्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो, फिर उनको विट्रो में उनको ग्रो किया जा सकता है, उन एग्स को फर्टिलाइज किया जा सकता है। एंड द प्लांट्स कैन बी प्रोपगेटेड यूजिंग द टिश्यू कल्चर मेथड, और फिर ये मेथड यूज करके हम उन प्लांट्स को बाद में ग्रो करवा सकते हैं। सो सीड्स इन डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है कि -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको प्रिजर्व करना, है ना, लिक्विड नाइट्रोजन में, उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। तो उसमें गैमेट्स को, इन प्लांट्स के वो डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स को, सीड्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ताकि उनको रख लिया जाए बाद में सेफ्टी के लिए, लॉन्ग पीरियड्स के लिए इन सीड्स को सीड बैंक पर रखा जाता है उसी टेक्निक के थ्रू, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो, ठीक है, इन टेक्निक से इनको बचाया जा रहा है। सो बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज। बायोडाइवर्सिटी कोई पॉलिटिक्स से बंधी हुई नहीं है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, इसके कंजर्वेशन की कोई बाउंड्री नहीं है। हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई ये लोग तो प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर कोई एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बायोडाइवर्सिटी हम सब की, सभी नेशंस की, सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं, ठीक है, इस अर्थ पे जितने लोग रह रहे हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर नेशन को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दी, नो, सबको प्रोटेक्ट करना है। ये किसी की अपनी खुद की कोई जायदाद नहीं है, सबको इसमें अपना योगदान देना होगा, कंट्रीब्यूशन करना होगा, कलेक्टिवली हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सो द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थ समिट, एक कन्वेंशन हुआ, हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, वहाँ पे हुआ था, कहाँ पे, 1992 में हुआ था ये, जहाँ पे सभी नेशंस से को कॉल किया गया था टू टेक अप अप्रोप्रिएट मेजर्स। हम लोग ऐसे मेजर्स लें, ऐसे प्रोटेक्शंस के कुछ रूल्स बनाएं, ठीक है, लॉज फॉर्म करें फॉर प्रोटेक्शन, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिससे कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे, एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। और फिर उसका जो यूटिलाइजेशन जो हम करेंगे वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल यूज का मतलब उसको दोबारा से यूज किया जा सकता है उस चीज को, और वो कोई हार्म ना करे नेचर को। इन अ फॉलो अप द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर इसी डेवलपमेंट पे एक वर्ल्ड समिट हुआ, जैसे अर्थ समिट हुआ था 1992 में, सिमिलरली वर्ल्ड समिट हुआ। ये कहाँ हुआ? ये हुआ था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, 2002 में हुआ ये, आफ्टर 10 ईयर्स, एक पूरे 10 ईयर के गैप के बाद, ठीक है। 190 कंट्रीज ने वहाँ पे प्लेज किया देयर कमिटमेंट टू अचीव दिस बाय 2010, और कि वो 2010 तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस मोटो को अचीव कर लेंगे, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। और फिर रिडक्शन देखा गया कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो है उसमें कमी आई है, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब वो ग्लोबल रीजन पे देखा गया, रीजनल रीजन पे, एक पर्टिकुलर एरिया में यानी कि उस क्षेत्र में, उस रीजन में देखा गया कि लॉस कितना हो रहा है। लोकल लेवल्स पे जब इनको अलग अलग लेवल्स पे इन लॉसेस को देखा गया तो एक रिडक्शन मिला, है ना, एक पॉजिटिव थिंग मिली। दिस वाज द चैप्टर जिसमें हमने इन सिटू कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, है ना, कि कैसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, और एथिकल इशू, आर्ग्यूमेंट्स, और सब ब्रॉडली नैरो यूटिलिटेरियंस। तो ये चैप्टर था। सो आप लोगों को सब समझ आया होगा, होपिंग, विशिंग, एंड गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स क्लास 12। मैंने आपका ये सिलेबस कवर कर दिया है। इसके बाद जो आपका जो सप्लीमेंट्री मटेरियल में जो रामसर साइट्स और कन्वेंशन के बारे में दिया, आई विल कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करना, अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे स्कोर हो पाए, इस वजह से मैंने आप लोगों को ये हेल्प दी है। सो टेक दिस इन अ पॉजिटिव वे, और अच्छे से आप लोग अपना
पढ़ाई पे फोकस रखें, कंसंट्रेशन बनाए रखें. So do not forget to hit the subscribe button. Please do like, share and subscribe the video as much as you can. जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक यू. कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए. आई विल बी देयर टू हेल्प यू. फॉर श्योर आई विल बी हेल्पिंग यू. ठीक है, कमेंट करना स्टार्ट कीजिए, बात करना स्टार्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए जितना हो सके. ठीक है, और नए नए वीडियोस ऐसे ही मेरी तरफ से आपके लिए एक हेल्प के फॉर्म में आते रहेंगे. सो थैंक यू.